बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए बात करते हैं आज की पूरे खबरों की, पूरे बिहार की। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें से 40 महिलाएं और 70 मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि समाज के सभी वर्गों को उचित भागीदारी मिलेगी। हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। 2030 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर महिलाओं को उतारेंगे। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुस्लिम वोट बैंक मेरे साथ है। अब तक मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा रहा है। मैं आम जनता से जब पूछता हूं कि आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव को, तब आवाज आती है जनता को। जहां हम लोगों को उम्मीद है कि अगले चुनाव में बिहार में जनता की सरकार बनेगी। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनको जितनी कितनी समझ है ये सब लोग जानते हैं। अगर वो विकास के मॉडल पर बात करते हैं तो फिर हास्यास्पद लगता है। जाति, रंगदारी, शराब और फिर बालू माफिया पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। 6 महीने पहले जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब उन्हें बिहार स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा था। अगर नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आ जाएं तो उन्हें फिर से बिहार बढ़िया दिखने लगेगा। अभी उनको बिहार खराब दिख रहा है, बिहार में भी जंगल राज दिख रहा है। आम आदमी से बेहतर ये नेता लोग मरे, ये सभी बीमारियों की जड़ है। ये नेता बीमारियों की जड़ है बिहार में बचेगा क्या? इसके लिए हम 6 बार सदन में भी बोल चुके हैं। सारे अधिकारी अकेले पप्पू यादव से लड़ते हैं। विपक्ष के लोग 100 एमएलए लेकर के बैठे हैं। अगर मेरे पास 25 भी होते ना तो फिर बता देते। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का। आपको बता दूं कि ये घटना को लेकर के पप्पू यादव ने जम करके हमला बोला है। ये घटना पूर्णिया के पूर्व पार्षद पंकज राय की जान लेने के मामले का घटना है, जहां पर पप्पू यादव ने खूब जम करके बरसे। जहां पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के बिहार में अपराध बढ़ने को लेकर के लगातार किए जा रहे ट्वीट पर भी निशाना साधा। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि यहां यादवों की जान ली जा रही है, लेकिन राघोपुर से जो विधायक हैं और जो विपक्ष के नेता हैं वे 100 विधायक लेकर के भी चुप बैठे हैं। जब मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ सिर्फ वोट मांगने और फिर राजनीति करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर आम जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दूं कि 20 अगस्त को वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी कला पश्चिमी में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने वार्ड पार्षद की जान ले ली थी। जब पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए कहा कि पंकज राय मेरे परिवार के सदस्य के जैसे थे, उनकी जान ली गई है, ये मेरी निजी क्षति है। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जो साल के अंत में होने वाला है। चिराग पासवान ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि या तो एलजेपी गठबंधन सहयोगी बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, जब वे अगले 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। जब उनका चुनाव रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ, जब चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगले 5 साल के लिए मेरा चुनाव किया गया है। जब चिराग पासवान ने कहा कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा हुई। जब मेरी पार्टी झारखंड में सहयोगी दल बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार घरों के मरम्मत के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि देगी। इसको लेकर के सरकार के द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अधूरे इंदिरा आवास की मरम्मत के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक राशि सहायता दी जाएगी, जिससे कि घरों की मरम्मत की जा सके। आपको बता दूं कि बिहार में टूटे फूटे पुराने इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए SC, ST और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इसके लिए 30 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। दरअसल ग्रामीण कार्य विभाग टूटे फूटे पुराने इंदिरा आवास की मरम्मत के लिए 2 किस्त में पैसा देगी। इसमें पहली किस्त 40,000 और दूसरी 10,000 रुपए की होगी। इसको लेकर के ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी DDC को पत्र भेज करके इसकी जानकारी दी है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के 25 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसमें से 5 जिलों में भारी तो फिर 20 जिलों में हल्की भारी बारिश होने की हो सकती है। यह खबर के अनुसार मौसम विभाग ने गया, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय और समस्तीपुर में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जहाँ इन जिलों में 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, वहीं पर इन जिलों में आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा बिहार के पटना, बांका, जमुई, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, खगड़िया, नालंदा, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सारण, गोपालगंज, सीवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज राजधानी पटना समेत राज्य के यानी कि बिहार के 25 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें, वज्रपात से बचने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार 1500 करोड़ रुपए की लागत में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए कहा कि बिहार के अररिया में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। जब 1500 करोड़ रुपए की लागत से 289 एकड़ जमीन पर इस चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 289 करोड़ में फैले इस चिड़ियाघर के लिए बिहार सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे चुकी है और जल्द ही केंद्र सरकार की टीम निरीक्षण के लिए आएगी और केंद्र से सहमति मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के दौरान नया खतियान तैयार करने के लिए लोगों से जमीन के दस्तावेज और फिर वंशावली लिए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि जमीन के मालिक नहीं रहे तो फिर उसके स्थान पर सर्वे में किसका नाम चला जाएगा। खबर के अनुसार राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जमीन सर्वे में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चलाया जाएगा। जमीन के बनने वाले नए खतियान जीवित रैयत के नाम से तैयार किए जाएंगे। आपको बता दूं कि यदि किसी की जमीन का दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका निधन हो चुका है तो फिर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं उन सभी के नाम सर्वे में चलाया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए उन्हें पंचायत की ग्राम सभा से पारित वंशावली लगानी होगी। साथ ही साथ जमीन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसके बाद जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और नया खतियान सभी वारिस के नाम पर होगा। दोस्तों बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर के ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग आसानी के साथ अपने जमीन का सर्वे करा सके और फिर नया खतियान बनाने में सरकार की मदद कर सके। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में वंशावली के आधार पर जमीन का नया खतियान बनाया जाएगा। इसके लिए लोगों को वंशावली और फिर जमीन के कागजात के साथ सर्वे फॉर्म को भरना होगा। आपको बता दूं कि रैयती जमीन में जो बंटवारा हुआ है या फिर जो खरीद बिक्री हुई है उसके आधार पर रैयतों का खतियान तैयार किया जाएगा। इसके लिए वंशावली को अनिवार्य कर दिया गया है। जब विभाग के पदाधिकारी द्वारा रैयतों को निर्देशित किया गया है कि वे वंशावली तैयार करा लें। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार में वंशावली कैसे बनाए जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जमीन सर्वे के लिए वंशावली बनाने में कोर्ट से एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। जब बस वंशावली के लिए दिए गए प्रपत्र फॉर्म में आपको सही जानकारी भरनी होगी। वंशावली में ये दिखाना होगा कि खतियानधारी कौन था और वर्तमान में कितनी पीढ़ियां हैं और उनमें कितने लोग हैं। इन सभी वंशजों के हस्ताक्षर से ये पुष्टि होगी कि वे खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी हैं और उनका क्या हिस्सा बनता है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जहां इस सर्वे के दौरान सभी पंचायतों में मौजूद सरकारी जमीन को भी चिन्हित कर दिया जा रहा है ताकि इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया जा सके। खबर के अनुसार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग के द्वारा प्रत्येक गाँव में कौन कौन खाता खेसरा नंबर सरकारी जमीन का है, इसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय और फिर विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी को भेजने के लिए निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि जमीन सर्वे के बाद सीईओ सभी सरकारी जमीन की जांच करेगी। सभी पंचायतों में सरकारी जमीनों की पैमाइश कराई जाएगी। इसलिए विभाग ने आदेश दिया है कि गांव में सरकारी जमीन से संबंधित हर रिपोर्ट सर्वे टीम तैयार करें। आपको बता दूं कि बिहार के किस गांव और फिर पंचायत में कहां सरकारी जमीन है, इसका पूरा ब्यौरा अंचल कार्यालय में मौजूद रहेगा। जब सरकार आवश्यकता के अनुसार उस जमीन का साथ ही जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में जमीन सर्वे करा रही है। इस सर्वे के माध्यम से जमीन से संबंधित 5 बड़े बदलाव होंगे। इस बदलाव के बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे के लिए 5 बड़े बदलाव होंगे। नंबर 1, बिहार में जमीन सर्वेक्षण की यानी कि सर्वे के तहत सभी जमीन की सही माप और स्वामित्व अधिकारों का सत्यापन किया जाएगा। इससे जमीन सही मालिक के पास रहेगी। नंबर 2, बिहार में जमीन सर्वे से भूमि रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में सेव
सेव हो जाएंगे, या इससे लोगों को ऑनलाइन के द्वारा जमीन के दस्तावेज उपलब्ध होंगे। नंबर 3, बिहार में जमीन सर्वे के बाद सभी खतियान जीवित रैयत के नाम से अपडेट किया जाएगा, यानी कि बनाया जाएगा, और जमीन की खरीद बिक्री पर भी खतियान में बदलेगी। नंबर 4, बिहार में जमीन का सही और स्पष्ट रिकॉर्ड होने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, सरकार के पास सरकारी जमीन की भी पूरी रिकॉर्ड होगी। नंबर 5, बिहार में जमीन का सही और फिर अपडेट रिकॉर्ड होने से जमीन खरीदने बेचने की प्रक्रिया आसान होगी और फिर जमीन से संबंधित फर्जीवाड़ा नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे बिहार के 3 शहरों से 4 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन करेगी। इसको लेकर के रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है, जब बहुत जल्द इसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार रेलवे बिहार के पटना को 2, गया और फिर मुजफ्फरपुर को एक वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देने जा रही है, जिससे इन शहरों के लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। इन ट्रेनों के परिचालन का जल्द ही टाइम टेबल जारी किया जाएगा। जब पटना से मालदा और फिर टाटानगर के लिए एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जब वहीं पर गया से कोलकाता के लिए वो एक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। जब रेलवे द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार पटना टाटानगर वंदे भारत ट्रेन 2024 में शुरू होगी, जबकि अन्य 3 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन 2025 में शुरू होगा। जब रेलवे ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जब इसके लिए ट्रेन की मरम्मत और फिर 60 kg का ट्रैक बिछाया जा रहा है। वही वंदे भारत के अनुरक्षण के लिए 20 करोड़ की लागत से राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, नेपाल में रुक रुक करके हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण के नदियों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल नेपाल में बारिश के बाद मोतिहारी से सटे चिरैया के पास से होकर के गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब बाढ़ की पानी का फैलाव निचले इलाकों की तरफ होने लगा है, जिससे आने जाने वाले में किसानों की परेशानी और फिर बढ़ने की आशंका है। जहाँ वहीं पर मौसम विभाग और फिर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कुछ जिलों में बारिश होने की उम्मीद जताई है। इन स्थिति में नेपाल की तराई इलाकों में लगातार बारिश होने से बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मोतिहारी और चरैया प्रखंड के कई निचले इलाकों में गंडक नदी के पानी का फैलाव ज्यादा हो रहा है, जिससे किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। वहीं पर जल स्तर लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा नाव परिचालन पर रोक लगाने के बावजूद भी नाविकों द्वारा छोटे छोटे नाव का नदी में परिचालन किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है। वहीं पर भागलपुर के नवगछिया में बिंद टोली बांध टूटने के बाद निचले इलाकों में पानी भर जाने से हाहाकार मचा है। सैकड़ों लोगों को जिंदगी जीने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ रहा है। जब बांध पानी का दबाव बढ़ने से सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने बांध पर रह रहे लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया है। ऐसे में अब लोगों की मुसीबत खड़ी हो गई है। जब कुछ लोग अपना सामान लेकर के रिश्तेदार के यहाँ पर जा रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। हालात ने लोगों को मजबूर कर दिया है। दोस्तों, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जमीन पर केस चल रहा है। ऐसे में इन लोगों की चिंता है कि उनके जमीन का सर्वे कैसे किया जाएगा और सरकार उनके जमीन के साथ क्या करेगी। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन पर कोई केस चल रहा है तो फिर उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वे लोग कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी को लेकर के जमीन का सर्वे करा सकते हैं। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो जमीन की स्थिति है और जिसका नाम से है वह सर्वे में वही स्थिति दर्ज होगी, यानी कि उसी के नाम पर होगी। लेकिन जो सर्वे करेंगे उन्हें ये लिखना होगा कि उसका मामला कोर्ट में चल रहा है या इस पर किसका दावा है, ये कोर्ट के निर्णय के बाद ही सर्वे में चेंज किया जा सकता है। वहीं पर कोई व्यक्ति आपके जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन खतियान में आपके पूर्वज का नाम है, तो फिर आप खतियान और फिर वंशावली बना करके सर्वे शिविर में जमा कराएंगे। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य में यानी कि बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राजधानी पटना के गंगा घाट सहित कई इलाकों में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। जहां पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। आपको बता दूं कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण बिहार की प्रमुख नदियां विशेष रूप से गंगा का जलस्तर बढ़ गई है। जब पटना के गांधी घाट पर गंगा का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। जब मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। गांधी घाट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये स्थिति बेहद कठिन हो गई है। आपको बता दूं कि जलस्तर बढ़ने से उनका सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और फिर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने राहत और फिर बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात कर दी गई है और फिर बाढ़ संभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। जब लोग बाढ़ संभावित इलाकों से दूर रहें, साथ ही साथ नदियों के किनारे जाने से बचें।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे जातीय जनगणना की देश की मांग को तुरंत पूरा करें, नहीं तो फिर वे अगले प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखेंगे। जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक मीडिया समूह द्वारा कराए गए मूड ऑफ नेशन सर्वेक्षण पर कांग्रेस के एक पोस्ट को टैग करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कोई भी शक्ति राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना को रोक नहीं सकती, जिससे कहा गया है कि अगस्त में 74% लोगों ने जातीय जनगणना कराए जाने का समर्थन किया है, जो इस साल फरवरी के 59% के आंकड़े से अधिक है। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि मोदी जी, अगर आप जातीय जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप सपना देख रहे हैं। अब कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। भारत का आदेश आ गया है कि जल्द ही 90% भारतीय जातीय जनगणना का समर्थन करेंगे और मांग करेंगे। यह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अब ये आदेश लागू करे, नहीं तो फिर आप अगले प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखेंगे। यह उनकी ये टिप्पणी उनके द्वारा देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग पर जोर दिए जाने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा कि देश के 90% लोग व्यवस्था से बाहर बैठे हैं और उनके हित में ये कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लिए जातीय जनगणना नीति निर्माण का आधार है। जब प्रयागराज में संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि 90% लोग व्यवस्था से बाहर बैठे हुए हैं, जब उनके पास हुनर और ज्ञान है, लेकिन उनका इस व्यवस्था से कोई भी जुड़ाव नहीं है। यही वजह है कि हमने जातीय जनगणना की मांग उठाई है। दोस्तों, नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य में लगभग 1000 पुल पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इसका लाभ समस्तीपुर के लोगों को भी मिलेगा। पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार और चौड़ीकरण भी किया जाना है। जब मंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर के निशाना साधा। लालू राबड़ी के शासनकाल के नरसंहार को याद दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी नरसंहार नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम सभी का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू राबड़ी के 18 साल गुजर चुके हैं। नई पीढ़ी उस जमाने के नरसंहार और फिर अपहरण उद्योग को नहीं जानती है। तेजस्वी यादव पुरानी बातों को भूल करके लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। उन्हें अपने माता पिता के शासनकाल को याद करना चाहिए। यह मंत्री ने अपनी बेटी और फिर समस्तीपुर की सांसद संभावी चौधरी के प्रयासों की सराहना की है। जब संभावी चौधरी ने कहा कि अशोक चौधरी ने कहा है कि संभावी अपने 1 वर्ष के वेतन के पैसे दलित और महादलित बेटियों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। दोस्तों, मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जब एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास में दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे में बातचीत हुई है। जब मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि इन सब बातों पर मैं कोई भी बयान नहीं दूंगा। अनंत सिंह ने आगे कहा कि 2025 में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जब कुछ काम से मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, जो पूरा हो गया। कुछ दिन पहले हम अपने क्षेत्र मोकामा में गए थे, जहाँ जनता की कुछ समस्या थी। इसी बारे में सीएम नीतीश कुमार से चर्चा हुई। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने काम पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। दोस्तों, कटिहार की एक सरकारी मदरसा महानंदा नदी कटाव के कारण मदरसे के अस्तित्व पर संकट मंडरा लगा रहा है। ये मदरसा किसी दिन कटाव के बहाव में विलीन हो सकती है। जहां आपको बता दो कि कटिहार के आजमनगर प्रखंड के अंतर्गत आलमपुर पंचायत के चिश्ती नगर में सरकारी मदरसा इस्लाहुल उलूम हाफिज कन्हरिया महानंदा नदी के कटाव के करीब है, जहाँ पर नदी का धार बहती है। हर साल सैलाब के समय नदी का कटाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। जब कटाव से गाँव और फिर ये सरकारी मदरसा कटने की कगार पर आ चुका है। इस मदरसे में कार्यरत प्रधान मौलवी मोहम्मद इजाजुल हक ने जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ पर 146 बच्चे और फिर बच्चियां शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हर साल नदी कटाव से मदरसे की जमीन नदी में कट करके विलीन हो रही है। अगर समय रहते इस नदी कटाव रोकने के कार्य में नहीं किया गया तो फिर निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही सरकारी मदरसों का पूरा भवन नदी में कट करके विलीन हो जाएगा। इस समस्या को लेकर के स्थानीय लोगों और फिर शिक्षकों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से नदी कटाव रोकने को लेकर के गुहार लगाई है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। ऐसा कहकर कि चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, जब बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध जताया था।
दोस्तों अब बात करेंगे सेहत की बात करेंगे। आपको बता दूं कि कब्ज आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब कब्ज कई कारणों से हो सकती है, कभी कभी पानी कम पीना और फिर फाइबर युक्त भोजन की कमी कब्ज का कारण बन सकती है। बहरहाल कब्ज दूर करने के लिए डाइट में शामिल करने लायक कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में हम आपको बताएंगे आखिर कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिससे कब्ज को कम किया जा सकता है। आपको बता दो कि फाइबर से भरपूर ओट्स को डाइट में शामिल करने से कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप रात में या फिर सुबह के नाश्ते में ओट्स शामिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, पालक, ब्रोकली जैसे फाइबर से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से भी कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है। वहीं पर किशमिश में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए किशमिश को भिगो करके सुबह खाने से कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है। वहीं पर संतरा, जी हाँ, संतरे में विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, ये दोनों कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। वहीं पर केला, जहाँ फाइबर से भरपूर केला खाने से भी कब्ज दूर करने में मदद मिल सकती है। वहीं पर घी, जहाँ हेल्दी फैट और फिर अन्य विटामिन से भरपूर घी खाने से भी कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है। वहीं पर बीन्स, जहाँ फाइबर और प्रोटीन से भरपूर बीन्स को डाइट में शामिल करने से भी कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है। वहीं पर मेवे और बीज, जहाँ अखरोट जैसे मेवे और चिया सीड्स जैसे बीज जिनमें फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिडेट, एंटीऑक्सीडेंट आदि होती है, जब खाने से भी कब्ज को दूर करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दूं कि अपने आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ या फिर पोषण विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें आप। दोस्तों बिहार में चल रहे सिपाही भर्ती परीक्षा में आज कदाचार के आरोप में 13 अभ्यर्थी शामिल पाए गए हैं, जहां इनमें 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 7 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जब पटना में 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन पर OMR शीट के कार्बन कॉपी लेने का भी आरोप है। वहीं पर नालंदा से एक अभ्यर्थी को ब्लूटूथ के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि औरंगाबाद में 2 और भोजपुर में एक अभ्यर्थी पर प्रश्न पुस्तिका लेकर के भागने का आरोप है, जहाँ इनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वहीं पर पूर्णिया, बेगूसराय और सहरसा में एक मुन्ना भाई को अरेस्ट किया गया है जो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा था। जब मधेपुरा में एक व्यक्ति पर कार्बन कॉपी चोरी करने का भी आरोप है। भागलपुर में भी एक अभ्यर्थी को ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया है। दोस्तों प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपने अभियान को बतौर पार्टी लॉन्च करेंगे। जहां हाल ही में प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना में एक महिला सम्मेलन किया। इस महिला संवाद में पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी जानवी दास का सार्वजनिक तौर पर परिचय करवाया। प्रशांत किशोर करीब 2 साल से बिहार की यात्रा पर है। ऐसे में उन्होंने हाल ही में हुए महिला सम्मेलन में इस बात का खुलासा कर दिया है कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा किसका समर्थन है और उनके पीछे कौन सी ताकत है जिसकी वजह से वो ये सब कर पाते हैं और राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए कहा कि अपनी डॉक्टरी छोड़कर पूरे परिवार का जिम्मा उठाया है और कहा कि जाओ तुम्हें बिहार में जो करना है करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है। हमारी पत्नी का नाम डॉक्टर जानवी है। उन्होंने आगे कहा है कि हम आपसे इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, हम इसका परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई जो काम कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पीछे उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। दोस्तों बिहार पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मनोज तिवारी ने कहा है कि उनकी दिमागी हालात सही नहीं है, जहां उनकी जांच करानी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा है कि उनकी जात पूछने पर उनको गाली लगती है और वे दूसरे की जात पूछ रहे हैं। इन लोगों को सत्ता में रहने की आदत थी और सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह तड़प रहे हैं। दरअसल पटना में मनोज तिवारी से पत्रकारों ने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के बयान को लेकर के सवाल पूछ दिए। इसी के जवाब में मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी मेंटल है या इनकी जांच होनी चाहिए क्योंकि वे जातिगत जनगणना भी चाहते हैं और फिर अपनी जात भी नहीं बताते हैं, तो फिर जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं। दोस्तों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था कई नेता आरजेडी छोड़ रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव को पूरी ताकत मिल जाएगी उस दिन पूरा बिहार देखेगा। जब पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि अराजकता पर कैसे कार्रवाई होती है, जब पगड़ीधारी से राष्ट्रीय जनता दल नहीं चलती है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नई साथियों को बधाई देता हूँ। आगे उन्होंने कहा है कि जो गरीब है उन्हें हम कभी भी निराश नहीं होने देंगे। जहाँ वहीं पर श्याम रजक के
पार्टी छोड़ने और फिर मोहरे वाले बयान पर जगदानंद सिंह ने कहा कि ये कोई विषय नहीं है, जब बिहार की विरासत को हम किसी को गिरवी नहीं रखने देंगे। अनंत सिंह के सीएम नीतीश कुमार से मिलने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी का चेहरा फंसाने और फिर बचाने वाला चेहरा है। यह जनसुराज को लेकर के एक सवाल पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह सामाजिक संगठन नहीं है, राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हमारे पत्र के बाद खलबली मची थी, क्यों? जब उस पत्र में हमने कहीं भी पर भी जात पात की बात नहीं की। कोई बता सकता है कि उसमें कहीं जात पात से संबंधित कोई भी शब्द है? लेकिन बेचैनी क्यों है? बीजेपी इस देश में कई रूप में बाहुबलियां खड़ी रही है। जन उन बाहुबलियों से इस समाज की रक्षा करना समाज के रक्षक का दायित्व है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जनसुराज को लेकर के आरजेडी ने लेटर जारी करके अपना कार्यकर्ताओं को आग्रह किया था और फिर जनसुराज पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि वह बीजेपी की बी टीम है। बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि जमीन सर्वे के दौरान सरकारी जमीन को चिन्हित किया जाएगा और इसे अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि यदि आपने गैर मजरूआ आम जमीन पर कब्जा कर रखा है, जहाँ क्योंकि गैर मजरूआ आम जमीन सरकारी जमीन होती है, इसका इस्तेमाल सरकारी काम के लिए किया जाता है। दरअसल बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बाद प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके लिए बिहार के सभी पंचायतों में सरकारी जमीन की जांच होगी। वहीं पर सर्वेक्षण के बाद सभी सरकारी जमीनों का ब्यौरा अंचल कार्यालय में उपलब्ध होगा। वहीं पर गैर मजरूआ खास जमीन, आपको बता दो कि यदि आपके पास गैर मजरूआ खास जमीन है और फिर आपका लंबे समय से इस पर कब्जा है, तो फिर ये जमीन आपकी ही रहेगी, लेकिन आपको इस जमीन का वैध कागज दिखाना होगा। यदि आपके पास वैध कागज है तो फिर खतियान में आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपको सरकार से घर बनाने के लिए जमीन मिली है तो फिर आपके पास इसका कागज होना चाहिए। यदि आपके पास इसका कोई भी कागज है तो फिर नए खतियान में अपने नाम चढ़ा दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में जमीन दाखिल खारिज को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज को लेकर के अधिकारियों को नए ऑर्डर दिए हैं। साथ ही साथ इसकी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। यह खबर के अनुसार राजस्व विभाग ने कहा है कि बिना उचित कारण दाखिल खारिज के आवेदन रद्द करने वाले अंचल अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन अधिकारियों की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि विभाग ने DCLR को ऐसे अंचलों की पहचान करके निरीक्षण करने और फिर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर बिना किसी उचित कारण के दाखिल खारिज के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। या साथ ही दाखिल खारिज में लापरवाही बरती गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के जिन अंचलों में दाखिल खारिज के मामले अधिक संख्या में लंबित है या फिर काफी बड़ी संख्या में आवेदन को रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे अंचलों की जाँच शुरू कर दी गई है। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारी समेत अन्य दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार के छात्रों को सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के विद्यार्थी 12वीं के बाद यदि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के से 4 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इसका लाभ सभी वर्ग की छात्र छात्राओं को दिया जाता है ताकि पढ़ाई में किसी को भी आर्थिक दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि आप 12वीं पास BA, BSc, BCom, डिप्लोमा, B.Ed, फार्मा, मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि, MBA, BCA, MCA, LLB, B.Ed, मैनेजमेंट, नर्सिंग, M.Tech आदि की पढ़ाई के लिए आप इस योजना से 4 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। दरअसल यदि आप इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के बाद पढ़ाई पूरी करते हैं तो फिर नौकरी शुरू करने के लिए 1 साल बाद लिए गए लोन को आप 84 किस्तों में साधारण ब्याज के दर से सरकार को वापस कर सकते हैं। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के ठाकुरगंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दूं कि ठाकुरगंज प्रखंड पदाधिकारी अहमद अब्दाली के खिलाफ वहां के जनप्रतिनिधि जोरदार प्रदर्शन किया। अब आखिर मामला क्या है, हम आपको अभी इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे कि आखिर वीडियो के खिलाफ जनप्रतिनिधि क्यों एकजुट हो गए हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें वहां के जनप्रतिनिधि जोरदार प्रदर्शन किया। अब आखिर मामला क्या है, हम आपको अभी इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे कि आखिर वीडियो के खिलाफ जनप्रतिनिधि क्यों एकजुट हो गए हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ठाकुरगंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जब वीडियो के द्वारा योजनाओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां पर मुखिया
सहित पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर जमा होकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बेसरबाटी पंचायत के मुखिया अनुपमा देवी ने कहा कि प्रथम वित्त 15वीं वित्त मनरेगा सहित अन्य योजनाओं को लेकर के चर्चा किया जाना था, लेकिन जब 15वें वित्त को लेकर के चर्चा की मांग की गई तो फिर बीडीओ ने चर्चा से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीडीओ के द्वारा मनमानी तरीके से योजनाओं का बंटवारा किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी पंचायत में दर्जनों योजना दे दिया गया है तो फिर कहीं एक भी योजना नहीं दी गई है, जबकि इसका विवरण बराबर होना चाहिए। जी हाँ, इसको लेकर के वहाँ के जनप्रतिनिधि बीडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध प्रदर्शन किया। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें बिहार की खबरों को देखिए, किशनगंज की भी खबरों को देख सकते हैं। जी हाँ, केडीबी लाइव ऐप में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार की खबरें दी जाती है, तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। किशनगंज पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है, जब्त किया है। ये आपको बता दूं कि किशनगंज एसपी सागर कुमार के निर्देश पर शराब और फिर मादा के पदार्थ के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है। इसी क्रम में एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिलने के बाद उनके नेतृत्व में पाठामारी थाना की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पर पाठामारी पुलिस के द्वारा सूचना मिलने के बाद गश्ती तेज कर दी गई। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मारुति सुजुकी कार पुलिस को देख करके वाहन की गति तेज करके भागने का प्रयास किया, मगर थोड़ी दूरी पर पुलिस ने उसे खदेड़ करके पकड़ लिया, मगर चालाक पुलिस को चकमा दे करके भाग निकला। जब पुलिस के द्वारा कार की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड के विदेशी शराब बरामद किया हुआ है, जिसकी कुल मात्रा 318 लीटर है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं पर इस पर एसडीपीओ मंगलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार कार्रवाई करते हुए तो शराब को जब्त कर लिया है, जो कि बंगाल से बिहार लाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस फरार तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज करके अग्रसर कार्रवाई में जुट गई है। दोस्तों, बिहार की गलियों की छाक मार रहे प्रशांत किशोर पहली बार अपनी बीवी को सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने लाया है। जब पहली बार अपनी पत्नी का चेहरा मीडिया के सामने में ला करके लोगों को दिखाया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर पहली बार अपने परिवार को सामने लाया है मीडिया के सामने। हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कहते हैं कि पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का बड़ा ही हाथ होता है। लालू यादव के पीछे राबड़ी देवी का तो नीतीश कुमार के पीछे उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा का हाथ था। अब बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा देने वाले देश की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सफलता से जुड़े राज से भी पर्दा उठ गया है। जो उनकी ताकत भी उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास है। रविवार को बापू सभागार में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में आई हजारों महिलाओं से अपनी पत्नी को प्रशांत किशोर ने रूबरू कराया। अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अपनी डॉक्टरी छोड़ करके पूरे परिवार का जिम्मा उठाया है और फिर कहा कि जाओ, तुम्हें बिहार में जो करना है करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम आपसे इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि ये हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई जो काम कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे से उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। इस मौके पर प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास से जब पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने जो नया अभियान शुरू किया है उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा उनको पूरा समर्थन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जितने भी पुरुष जनसुराज में आकर के काम कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप जैसी कोई भी महिला उनके पीछे खड़ी है। और कहता है कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। जब आप हमारा बोझ उठा रही है तो फिर हम लोगों का ये फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। जी आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर ने पटना में 25 अगस्त 2024 दिन रविवार जनसुराज महिला सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी का लोगों से परिचय करवाया। जाह्नवी दास उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का असली नाम प्रशांत किशोर पांडे है, जिन्हें आम बोलचाल में पीके के नाम से जाना जाता है। वो एक भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार और फिर रणनीतिज्ञ है। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में कदम रखने और फिर एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम करने से पहले उन्होंने 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वित्तीय पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम किया है। प्रशांत किशोर ने भारत में सबसे पहले बीजेपी के लिए एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया। फिर उन्होंने जेडीयू, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी के लिए भी काम किया है। प्रशांत किशोर का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान
दौरान 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 में तीसरी बार सीएम कार्यालय में फिर से निर्वाचित होने में मदद करने के लिए था। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2014 में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत जिताने में भी मदद की है। इस दौरान वे पूरे देश में चर्चा में आ गए थे, जहां अब वे खुद की पार्टी जनसुराज बना करके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के कोनार गांव के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर। बाद में प्रशांत किशोर बक्सर चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। जब प्रशांत किशोर की शादी असम के गुवाहाटी की रहने वाली जानवी दास से हुआ है, जिनसे उनका एक बेटा है। आपको बता दो कि प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास पेशे से एक डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर और जानवी दास की मुलाकात यूएन में एक हेल्थ प्रोग्राम में हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर और जानवी दास की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद आगे चल करके प्रशांत किशोर और जानवी दास ने शादी कर ली। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और जानवी दास को एक बेटा है और वे गैर राजनीतिक पार्टियों में बहुत कम नजर आता है। दोस्तों, बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। खबर के अनुसार वैसे छात्र छात्राएं जो कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई करते हैं, उन्हें ये राशि दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं आवेदक को मिलेगा जो हर महीने छात्रावास में कम से कम 25 दिन बिता रहा हो। मुस्लिम, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के विद्यार्थी इसका लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब पैसे की राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात की जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदन की पासपोर्ट फोटो, आवेदक का शैक्षणिक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की बैंक अकाउंट की जानकारी, अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि होना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की तमाम तरह खबरें दी जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।